यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर यूनिट 5 हम अभी परसेंटेज में हम एप्लीकेशन करेंगे और शॉर्टकट ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लास्ट क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन ए है, इफ ए's इनकम is 25% more than that of B's income, then how many percent is B's income is less than that of A? यानी कि अगर A का इनकम 25% ज़्यादा है B से, तो B का इनकम कितना परसेंट ज़्यादा होंगे A से। आंसर निकालो कितना है आप लोगों का। मान लेते हैं कि इसको B का इनकम को आप 100 मान लो, लेट कर लो कि B के इनकम जो है वो कितने हैं, ₹100 मान लो। लेट, ये क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। लेट B's इनकम इज इक्वल टू ₹100। अगर किसी को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। तो क्या बोला है, A का इनकम B से 25% ज़्यादा है। क्या बोला क्वेश्चन में, A का इनकम B से कितनी परसेंट ज़्यादा है, 25% ग्रेटर है, मतलब ज़्यादा है। तो अगर A का अगर हमने 100 मान लिया तो क्या हो जाएगा आपका, 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमने B का हमने 100 मान लिया, तो देन A का इनकम कितना हो जाएगा आपका, ₹125। तो जब आपका ये कह सकते हैं कि इफ A's इनकम इज ₹125, तो B का कितना था, B's इनकम इज इक्वल टू ₹100। जब आपका A का इनकम अगर ₹1 होंगे, इफ A's इनकम इज ₹1 हो जाए, रुपीस अगर ₹1 हो जाए, तो B का कितना हो जाएगा, B's इनकम इज इक्वल टू 100/125। और अगर A का इनकम अगर आपका 100 हो जाएगा, तो B का कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू 100/125 इंटू 100। कितना हो जाएगा आपका, 100/125 इंटू 100। काटेंगे 5 4 5 5 5 20 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ₹80। तो अगर ₹80 है, इसका मतलब क्या होगा कि B का इनकम इज लेस देन दैट ऑफ A बाई 20%, क्योंकि उसका A का कितनी है, 100 रुपीज़ है, B का कितनी है, 80 रुपीज़ है। तो क्या हो जाएगा आपका, सो B's इनकम is less than that of A by 20%। अब इसी को अगर हमें ट्रिक से करना है, आपको क्लियर हो गया कि हम डिटेल कैसे करते हैं। अगर हमको इसको ट्रिक से करनी है तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला ट्रिक से, ट्रिक्स किसी को याद है ट्रिक जो बताया था, 100 into R divided by 100 प्लस R, इसको लगा दो तो 100 इंटू, वेरी गुड, कितना परसेंट था, 25%। क्या क्वेश्चन बोला है, 25%। तो क्या अप्लाई करेंगे, 100 इंटू 25/100 प्लस 25 इज इक्वल टू 100 इंटू 25/100
125 कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, काटो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, इजिकल टू 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 5 4 20। आपको एक लाइन पे आंसर आ गया, टाइम कितना सेव हो गया। ये आपका ट्रिक से कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में वैल्यू के बारे में आपका एक वैल्यू दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये है, एक मशीन के वैल्यू है। मशीन जानते हो कि जैसे जैसे पुरानी होती है ना, वो क्या होती है, वो डिप्रिशिएट हो जाती है उसका वैल्यूज, मतलब उसका वैल्यू आपका कम हो जाती है। तो इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन इसे बताया गया है कि किसी मशीन के द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज डेप्रिशिएटेड बाई 5% एवरी ईयर। किसी मशीन का वैल्यू जो है वो हर साल 5% कम होती जा रही है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज रुपीज कितने हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, वट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होंगी, कैसे करेंगे। 5% हर साल इसका वैल्यू क्या कम हो रही है। जैसे अगर आप अभी मोबाइल खरीदोगे तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगी। तो 5% जो है हर साल उसका कम होती है। अगर अभी मशीन का कीमत अगर 1 लाख रुपए होगा, तब बता 2 साल बाद कितने होंगे, कैसे करेंगे। बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे आप 5% निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अभी कितनी कॉस्ट है इसका, अभी इसका 1 लाख रुपए है। तो आफ्टर 1 ईयर एक साल बाद कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5% ऑफ 1 लाख is equal to 5 into 1/100 into 1 लाख, 2 जीरो कैंसिल आउट, इज इक्वल टू कितना होगा ₹5000। तो आफ्टर 1 ईयर वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए माइनस 5000। माइनस करें कितना आएगा, वैल्यू इज इक्वल टू 95,000 एक साल बाद। आप क्या बोला है, अगले साल में अभी जो वैल्यू है उसका 5% घट जाएगा। सो 5% of 95,000 of 95,000, 5% of 95,000 इज इक्वल टू कितना होगा 5/100 इंटू 95,000। 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपका, 2 जीरो यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 9500 कितना हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करो। 4750। वेरी गुड, 4750। तो यानी क्या हो जाएगा आपका, इतना पैसा और कम हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, वैल्यू 9250। हाँ कितना आया 90,250। एग्जैक्टली, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स माइनस कर देंगे 95,000 माइनस 4,750
इजिकल टू कितना होगा, रुपीज़ आपका 90,250। किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। कॉन्सेप्ट का आना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन तो मैं आपको ऐसा ऐसा चीज़ बता दूंगा कि आप तुरंत तुरंत कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट का आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपके सामने है ये। If the population of a town is increased by 8% annually, if the population of a town increases 8% annually, ये आपका गिवन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन क्या कर रहा है, 8% आपका इंक्रीज कर रहा है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,42,560, तो बताओ व्हाट वाज द पॉपुलेशन ईयर एगो। किसी शहर के पॉपुलेशन 8% प्रति वर्ष से वो वृद्धि हो रही है। यदि अभी का पॉपुलेशन आपका 1,42,560 है, तो बताओ एक साल पहले कितना था। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11। मान लेते हैं एक साल पहले पॉपुलेशन क्या था, x था। लेट पॉपुलेशन वन ईयर एगो इज इक्वल टू x। मान लो कि एक साल पहले कितना था आपका, x था। और एनुअल इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 8%। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, अभी अगर आपका कितना होगा, 8% की वृद्धि हो रही है, तो 108 इंटू एक्स बाई 100 काटेंगे 4 से 25 27 इज इक्वल टू कितना होगा, 27x बाई 25। अब ये हमारा क्या होगा, ये आपका पॉपुलेशन है। एक साल पहले अगर इतना था, तो अभी कितना हो जाएगा आपका, 108x बटे 100 यानी 27/25x। और इसका अभी क्या वैल्यू कितना दे के रखा है, 1,42,560 क्वेश्चन में दे के रखा है, 1,42,560। इसे करते करते हम DI का क्वेश्चन करेंगे। DI में आपको ऐसे ही क्वेश्चन होती है, 27/25x इज इक्वल टू 1,42,560। इससे क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 27x इज इक्वल टू 1,42,560 इंटू 25। इस x कितना हो जाएगा आपका, 1,42,560 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 27। बताओ कितना आया, x इज इक्वल टू 1,31,155।
0.2। कैसे कर रहे हैं आप? फिर से करो। 1,42,560 को अगर आप 27 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? गलती कर रहे हो, कुछ दोबारा चेक करो। कितना आया आपका? x इज इक्वल टू 1,32,000। वेरी गुड, 1,32,000। कभी अगर पॉपुलेशन डेसिमल में आए ना, ऐसा ना आप समझ ना आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि नंबर्स किसी पॉपुलेशन वगैरह कभी डेसिमल में नहीं आएगा ना, इंटीजर पे आएगा। तो 1 साल पहले का पॉपुलेशन कितना होगा आपका? पॉपुलेशन हैंस, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। 1 ईयर एगो। सर मैंने मेथड दूसरी लगाई थी, वो जो आपने पहले बताई थी ना वो वाली। द पॉपुलेशन वाज उसमें देखना होता है कि कहीं पे 100 प्लस आर करना पड़ता है, कहीं पे 100 माइनस आर करने पड़ते हैं। उसको सिखाऊंगा अभी। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे डिपेंड करता है। द पॉपुलेशन वाज कितना हो जाएगा आपका? 1,32,000। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन आपके सामने है। इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज राइजन बाय 20%। नए बजट में क्या हुआ? पेट्रोल का कीमत कितनी? 20% आपका बढ़ गया। बाय हाउ मच परसेंट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन। एक वाहन चालक को, एक मोटर बाइक चालक को कितना परसेंट कंजप्शन में कम करना चाहिए पेट्रोल के, सो दैट हिज एक्सपेंडिचर नॉट इन डज द इंक्रीज, नॉट एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। मतलब उनका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं, खर्चे ना बढ़े। तो 20% क्या पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, तो फिर हम खपत कितना परसेंट कम करें कि पेट्रोल का जो खपत है, मतलब हमारा जो बजट है, बजट हमारा उतना ही रहे, बजट में कोई चेंजेस ना आए। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे जो होते हैं वो उतना ही रहे। तो अब बताओ, क्वेश्चन समझ गए? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे आगे। इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ, और एग्जाम में आए डिटेल तो आप समझोगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एग्जाम में आया भी हुआ है, लेकिन ट्रिक से करना, ट्रिक बता दूंगा। सबसे पहले मान लेते हैं क्या बोला है, क्वेश्चन के ऊपर दोबारा देख लेते हैं। इन द न्यू बजट, नए बजट में पेट्रोल का प्राइस जो है 20% आपका बढ़ गया। तो एक मोटर बाइक चालक को कितना परसेंट पेट्रोल में खपत करने, कितना परसेंट खपत कम करनी चाहिए, जिससे कि उसके खर्चे जो पहले था उतना ही हो, ना बढ़े, खर्चे ना बढ़े। तो इसको 100 लेके कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसान हो जाएगा। लेट करते हैं। लेट द अर्लियर, पहले का जो है अर्लियर कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी 100 लीटर, मान लेते हैं कि 100 लीटर इनके 100 लीटर्स, एंड लेट, मान लेते हैं कि इसका जो प्राइस है, लेट इट्स प्राइस, मतलब जो कीमत है, लेट्स इस प्राइस बी रुपीज 100। तो इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा आपका। न्यू प्राइस क्या बोला गया है, नई प्राइस आपका बढ़ गया, इंक्रीज कर गया है।
अब देखा आपने, हमने क्या माना, हमने लेट द अर्लियर कंजप्शन ऑफ पेट्रोल भी 100 लीटर एंड इट्स प्राइस कितना हो जाएगा, मान लो 100 रुपये। तो अब क्या होगा, नाउ अभी जो कंडीशन दे के रखा है उसके अकॉर्डिंग 100 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, बढ़ने के बाद 120 रुपये हो जाएंगे। तो नाउ ₹120 120 रुपये कैन फेच, अब वो 120 रुपये में कितना कर सकता है, कैन फेच 100 लीटर पेट्रोल, क्योंकि 20% बढ़ चुका है। उसको करने कितनी है, 100 रुपये में। सो देयरफॉर ₹100 कैन फेच, क्योंकि उसका बजट कितनी है, 100 रुपये ही है। कैन फेच कितना, 100 बाई 1 रुपये कितना होगा, 100 बाई 120 इंटू 100। इसको कहते हैं एकिक नियम या यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको। इतने लीटर हो जाएगा, इजिकल टू कितना होगा, काटो इसको, 0 0 कैंसिल आउट, 5 से 5 को इसको 2 से काटो, तो 2 पंजे 10, 6 दूने 12, काटो इसको, 3 हो जाएगा, कितना होगा, 50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 50 इंटू 5/3 इजिकल टू 250/3। सर 8.33 कितना है आपका, 8.33 8.33 नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझो। इसका मतलब क्या हुआ कि 250/3 लीटर जो है उनको 100 रुपये में मिलेगा। पहले कितना था आपका, 100 लीटर था 100 रुपये में, अब कितना होगा आपका, 250/3 लीटर मिलेगा उनको 100 रुपये में। तो रिडक्शन क्या पूछा क्वेश्चन में, रिडक्शन कितना खपत में कमी करना चाहिए। तो रिडक्शन इन कंजप्शन इज इक्वल टू 100 माइनस 250/3 इज इक्वल टू कितना होगा, 300 माइनस 250/3 इज इक्वल टू 50/3 इज इक्वल टू, और 50/3 को करो कितना आएगा, 8 पॉइंट तो नहीं आएगा। तो 50/3, 50 को अगर आप 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 1 जा 3 2 0 3 6 18 6 माइनस, 1.6 तो कितना हो जाएगा, 16 होल 2/3, 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी को डाउट तो पूछो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जानना कि कैसे करते हैं। ये 100 और 100 लेके करना बहुत आसान हो जाता है, अलजेब्रा से बहुत लंबी हो जाती है, अरिथमेटिक से काफ़ी इजी हो जाती है। सर एक बार मुझे पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। क्वेश्चन दिखा दूं, हाँ वो काटना दिखना है मुझे। अच्छा काटना देखना है, ओके। पीछे वाला सर यही, ये उससे भी पीछे से, हाँ ये 100 रुपीज़ क्या करेगा वो, एक नेम लगाओगे, यूनिटरी मेथड, 100 के लिए इतना, 1 के लिए इतना। 120 रुपये में कितना था उनका, 100 लीटर था, एक में कितना होगा, 100/120 हो जाएगा। फिर 100 में कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, हमने इसको कैंसिल। सर मैंने उसको डायरेक्ट किया था कि 1000 का कुछ इंटू करके फिर 120 का भाग दिया था, तो आ रहा था वो 8 पॉइंट को। कुछ गलती कर रही होगी, इसे भी बोलते बेटा सिंपल से करो, ऐसे काटो गलतियां नहीं होंगे, ऐसे काटेंगे तो कुछ न कुछ गलती करी होगी। मुझे ये काटने में दिक्कत होती है, वो जल्दी सॉल्व हो जाता।
ठीक है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। समझ आया इसको? हाँ सर। किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? आप इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसा करो, कितना बोला है इसमें? 20% का इंक्रीमेंट बोला है। क्या बोला है इसमें? हाउ मच परसेंट ऑफ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन, रिड्यूस करनी है, रिड्यूस मतलब कम करनी है। ये आपको पता चल गया कैसे करनी होती है। ये सारा आपका इतने पूरा विधिवत आप लिखोगे, जब एग्जाम में आएगा तो कराता है तो इतने सारे काम करोगे, सारा आपको लिख करके इतना सारा स्टेप बना करके फिर आपको सॉल्व करके दिखाने होंगे। मतलब दिखाने के जानने होंगे, वहाँ तो दिखाने नहीं होंगे, तो ऑप्शन में जाएंगे। और अगर आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बता दूँ तो क्या आप ट्रिक से करना चाहोगे, क्या से करना चाहोगे? ट्रिक क्या होगा आपका? 100 R बाई 100 प्लस R। करो, कितना आता है बोलो? 100 R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R, कितना आया? 100 इंटू 20, R कितनी है? 20 है ना? हंड्रेड इंटू 20 बाई 100 प्लस 20, कितना आ गया? 100 इंटू 20 बाई 120, 0 0 कैंसिल आउट, कितना होगा? 2 6 के 12, 2 दह में 10, काटो और कितना होगा? 3 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, कितना आ गया? 50/3 आ गया। कोई डाउट है? ट्रिक समझ में आ गया? इसका अगर करें कि बाई ट्रिक 100 R बाई 100 प्लस R, R का वैल्यू जो कितना दिया आपका? 20 देकर रखा है क्वेश्चन में। 100 इंटू 20 बटे 100 प्लस 20 कितना होगा? 120, कैंसिल आउट करेंगे 0 0, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 6, 2 से काटेंगे 3, ठीक, 2 3 6 होती है, और काटेंगे इसको कितना आएगा? 50 इजिकल टू 50/3% इजिकल टू 16 सही 2/3%। हम अभी डिवाइड कर दिए थे आपको 3%। आप बोलो रूबी, कौन सा किस मेथड से करोगे एग्जाम में? ट्रिक वाला। डिटेल में नहीं करेगी, लेकिन डिटेल से कंसेप्ट समझ में आती है, ट्रिक से करने होते हैं एग्जाम में, टाइम बहुत सेव हो जाता है। मैक्सिमम 10 सेकंड लगती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद मैक्सिमम 10 सेकंड लगती है ट्रिक से अप्लाई करने के। तब फर्स्ट पेपर तुम पहले करके आओगे आप सब, और आपको लगेगा कि फर्स्ट पेपर सब बहुत आसान है। जैसे कि इस बार आपको सेकंड पेपर आपको आसान लगा था, वैसे ही जिस तरह से हम बता रहे हैं हम, ऐसा करने के बाद आप सबसे पहले फर्स्ट पेपर करोगे, सब क्वेश्चन आपका मतलब आपका बिफोर टाइम पूरा पेपर हो जाएगा। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप उस तरह से कर लिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको हर चीज़ को, और रेगुलर अगर आप क्लास करते हो और रेगुलर होमवर्क करते हो और जिस तरह बता रहे करते हो, तो आप बिफोर टाइम करके आ जाओगे। अगला क्वेश्चन नंबर, इसके बाद का क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड अगर आपका 100% प्योर गोल्ड हो, तो बताओ 22 कैरेट गोल्ड कितने % प्योर गोल्ड होंगे? ये आपका अच्छे भी है, अगर आप कभी सोना खरीदोगे, जब भी सीख जाओगे कि कितना कैरेट आप पूछोगे, तो आप समझ जाओगे कि हम गोल्ड का प्योरिटी कैसे निकालते हैं। कितना आंसर आया? क्या बोला है?
अगर 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध सोना होता है तो 22 कैरेट गोल्ड में कितने परसेंट सोना होगा? आप जानते हो, आप जब भी कुछ गहना खरीदते हो तो उसे प्योर गोल्ड नहीं होता, क्योंकि मिलावट के बिना वो बनेगा ही नहीं, आपका मतलब गहना ही नहीं बनेगा, उसमें मिलावट होती ही होती है। नॉर्मली वो 22 कैरेट की होती है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13। इन 22 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड इज, आप कह सकते हो कि इन 22 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड इज 22 parts out of 24 parts, क्योंकि 24 तो आपको पूरा प्योर है। 91%। पूरा निकालो। 90 91.6। कितना के 90 वो? 1.6। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। इन 22 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड इज क्या होगा? 22 पार्ट्स आउट ऑफ 24 पार्ट्स। करेक्ट है, ये बोले आपको दे के रखा है। देयरफॉर क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन इट इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? 22/24 इंटू क्या होगा? 100%। काटो, कितना आएगा? 11 होगा, 12 होगा। काटो, 4 से काट दो, 3 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इजिकल टू 25 को 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 275। 275/3% डिवाइड करो, कितना आएगा? इजिकल टू 91 सही, यानी कि 91 होल एंड 2/3%। ये आपका, आप जब सोना खरीदते हो, अगर 24 कैरेट अगर आपका प्योर है और अगर आप कुछ गहना खरीदे हो, जैसे कि चेन खरीदे, कुछ खरीदे, और इसमें अगर लिखा हुआ है कि 22 कैरेट है, इसका मतलब आपको 91.66% आपको गोल्ड मिल रही है। बाकी आपको क्या होगा? आपका मिलावट होगा। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? समझ आ गया अच्छे से? वेरी गुड, सबको समझ आ गया। अगर सबको समझ में आ गया है, अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताता हूँ और आप लोग कॉपी पेन लेकर के इसको नोट करते जाओ। ये आपको बहुत काम देगा, क्योंकि अभी तक हमने इतने सारे, हमने करीब 3-4 क्लास कर लिए पर्सनली परसेंटेज पे, और हमने आपको डिटेल समझाया कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत सिलेक्टेड चीज़ बता देता हूँ कुछ ट्रिक के साथ, कि इसके बाद जब हम PYQ में जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हम आपको ट्रिक में अभी हम पहले PYQ से पहले, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पहले, जो मैं आपको ट्रिक आपके समझा रहा हूँ। अभी यहाँ कुछ पैटर्न क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट पे, उसके अकॉर्डिंग। जैसे देखो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको स्टडी करो, लिखो या स्टडी करो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपको सुविधा हो। क्या बोला है देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। थोड़ा सा खाली भाषा, आपका भाषा मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी पैटर्न यही रहता है। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री डिक्रीज बाई 25%। बाई what percent should the working hour be increased to restore the original production? ये हाँ, ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके थे कि मैन पावर कम हो जाने से किसी कंपनी का जो उत्पाद है वो 25% आपका गिर गया,
तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना जितने लोग अवेलेबल है उनसे थोड़ा सा ओवर टाइम करा लेता हूँ। तो कितना % ओवर टाइम कराना चाहिए कंपनी को, ताकि आपका जो है जो उत्पादन में जो गिरावट है वो काउंटर बैलेंस हो जाए। कैसे करेंगे हम तो आपको समझा के रखे हैं। आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। इसमें क्या कर रहे, देखो आप देखो कि इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। अगर डिक्रीज करनी होती है तो मैं आपको क्या बोला हूँ, डिक्रीज के लिए अगर डिक्रीज करनी होगी तो डिनोमिनेटर क्या बढ़ाने होंगे, मतलब ज़्यादा होंगे। तो उसमें क्या होती है 100R/100 + R। लेकिन अगर इंक्रीज करनी है तो क्या होंगे, डिनोमिनेटर का हमें छोटा करने होंगे। तो उसके लिए जब ये पूछा गया कि इंक्रीज वर्ड जब इस्तेमाल किया गया है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, हमको डिनोमिनेटर को हमको छोटा करने पड़ेंगे। और जब छोटा करेंगे डिनोमिनेटर को, फॉर्मूला हो जाएगा आपका 100R/100 - R। अप्लाई करो, कितना आएगा 100 × 25/100 - 25 is equal to 100 × 25/75। काटो इसको, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 33 सही 1/3%, 33 होल 1/3%। किसी को डाउट है? खाली क्या है आपका, देखो उसी फॉर्मूले का हम घुमा फिरा के अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वर्डिंग क्या, वर्ड आपका चेंज हो सकती है। कहीं सैलरी, कहीं बोलेगा सैलरी के बारे में, कहीं बोलेगा आपका प्रोडक्शन के बारे में। इस तरह से आपको घुमा के बोलेंगे। लेकिन मुद्दे की बात एक है कि अगर किसी चीज़ में अगर कोई कमी आती है तो उसके खपत में हम कितना % आपका, अगर प्राइस घट जाती है तो खपत कितने बढ़ा देंगे, उसके लिए क्या करेंगे 100R/100 - R। अगर बढ़ाना होगा, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि प्रोडक्शन आपको बढ़ानी है, इसलिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर में मैं माइनस कर दोगे। अगर कहता है कि घटानी है, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कितना आपका खपत कम करनी है, उस समय क्या करोगे 100R/100 + R। ठीक, सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है? कोई डाउट? अगला देखो क्वेश्चन क्या बोला है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब हम करेंगे PYQ। 2 numbers are respectively 20% and 50% more than the third number। 2 नंबर है, जो पहला नंबर जो है वो एक तीसरा नंबर से 20% ज़्यादा है, और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर से कितना 50% ज़्यादा है। What % is the first of second? तो बताओ इनका % कितने होंगे, फर्स्ट और सेकंड का % कितने होंगे। ये बहुत आसान होता है। इसके लिए ट्रिक अप्लाई करो, 100 + X / 100 + Y × 100%। लिख लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना है इसको। वैल्यू पुट करो तो कितना होगा आपका 100 + 20 कितना होगा 120 बाई 100 + 50 कितना होगा 150। यहाँ x जो है x आपका ये हो गया 20, और जो y है y आपका ये हो गया 50। इंटू क्या करोगे 100%, 0 0 कैंसिल आउट, काटो कितना आएगा 3 से काट दो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से काटो 1, और कितना होगा ये 20 इज इक्वल टू कितना होगा 20 × 4 कितने % होंगे 80%। 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो। वैसे करने जाओगे, वैसे मैं सारा करा के रखा हूँ, अभी इतने क्लास से मैं करा रहा हूँ, आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े होते हैं। लेकिन इस ट्रिक को आप याद रखो, बहुत जल्दी आपका निकल जाएगा। जब हम क्वेश्चंस भी करेंगे आप देखना, मैं आपको रेगुलर मेथड से आपको करा ही दिया सारा, और इसमें हम ट्रिक से करेंगे कितना छोटा हो जाता है। अगला इस पैटर्न का याद रखना खाली। अगला
और मैन आपका लॉसेस, एक मैन लूजेस कितना 12.5% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर, and after spending 70% of the remainder he is left with rupees 210. How much had he at first? एक इंसान उसका 12.5% पैसा उसका खोने के बाद या खर्च करने के बाद जो भी है, उसके बाद उसने 70% क्या किया, उसने स्पेंड किया। स्पेंडिंग आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर, जितना बचा उसका 70% उसने खर्च किया। उसके बाद उसके पास कितना बचा, 210 रुपये बच गए। इसका आप लॉन्ग से तो कर सकते हो, मान लो पहले उसके पास 100 रुपये था, तो 12.5 रुपये उसका खर्च आपका कहीं खो गया, तो 100 में से 12.5 घटा दो, कितना बचेगा, 87.5 बचेगा। उसका 70% निकालो, तब देखो उसके पास कितना बचता है। तो जब उससे फिर आप निकाल लो कि जब उसके पास उतना आपका उतना बचेगा, तो आपका टोटल अमाउंट कितना 100 रुपये था, तो एक के लिए कितना होगा, 210 के लिए कितना होगा। ये आपका बहुत लंबा सा आपका विस्तार से आपका डिटेल मेथड है, लेकिन इसी को अगर आप ट्रिक से करना चाहोगे तो ट्रिक से कैसे करोगे, क्या बोला है इसमें, एक इंसान जो खो देता है आपका 12.5%, उसके बाद जितने बचता है उसका 70% उसने खर्च किया, उसके बाद उसके पास कितना बचा, 210 रुपये बचा। तो बताओ उसका शुरुआती मनी कितना था, स्टार्टिंग कितना था इसका, कितना आया। चलो इसको मैं आपको एक बार पहले डिटेल से आपको समझाता हूँ करके विस्तार से। क्या बोला है, किसी ने अपने पैसे का 12.5% उसका खो गया, जो बचा उसका 70% उसने खर्च किया। अब उसके पास कितना बचा, उसके पास 210 रुपये बच गए। तो लेट करते हैं, लेट द मैन बी supposed to have rupees X at first। शुरू में उसके पास कितना था, X रुपीज था, सपोज करो। तो फिर क्या होगा, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ लिखने का मतलब क्या होती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। क्या हो जाएगा इसमें कि उसने 12.5% आपका खो दिया, तो 12.5% कितना हो जाएगा, 12.5% इज इक्वल टू 22 ने 24 और 25/2% इज इक्वल टू 25/2%। का मतलब समझाया था, मतलब क्या 1/100 होती है, काटो कितना आएगा, 1 हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, कितना आएगा 1/8। यानी वो अपने पैसे का जितना भी पैसा था उसका 1/8 क्या उसने खो दिया। तो उनका बचा कितने पास, उनके पास, सो ही लूजेस X/8 ऑफ हिज मनी। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को, जितना पैसा था उसका X/8 क्या किया, उसने खो दिया उसने। अब इसके पास कितना रिमाइंडर है, रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, X माइनस X/8 कितना हो जाएगा बोलो, एलसीएम लो, नीचे 1 8 होगा एलसीएम, 8x माइनस x 7x/8। तो 7x/8 जो है उसके पास कितना रिमेनिंग अमाउंट था, सो अमाउंट ही लेफ्ट
इज इक्वल टू रुपीज़ 7x/8। अब बोला है ये जितने अमाउंट बची है उसका 30%, उसका 70% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो आफ्टर स्पेंडिंग 70% of the money, he is left with 30%, क्योंकि 70% उसने खर्च किया, with 30% of the remainder of the रिमाइंडर। बचे हुए पैसा का कितना रहेगा उसके पास, 30% ही रहेगा। देयरफॉर बचा कितना था, 7x/8, देयरफॉर 7x/8 इंटू 30% ऑफ 30% कितना होगा, ये 210 रुपये। ये तो बचा पैसा उसके पास। तो 7x/8 इंटू 30/100 इज इक्वल टू 210। कितना है आंसर बोलो, 0 0 कट, 3 कम 3, 3 7 21, 7 7 कट, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100 इंटू 8, यानी अमाउंट कितना होगा, 800 रुपये। सबको समझ में आ गया ना। तो उसके पास इनिशियल अमाउंट कितना था आपके, उसके पास 800 रुपये। इसका कंसेप्ट में कोई दिक्कत है, सबको क्लियर हो गया कैसे निकला, या कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कि हमने पहले 100 रुपये मान लिया हमने, अब क्वेश्चन में बोला है कि उसका 12.5% क्या हुआ, उसका खो गया। टैक्स का हमने 12.5% हमने निकाल लिया, हमने 12.5% का हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। 12.5 मतलब कितना होती है, 25/2%। कटने के बाद कितना आया, 1/8। पहले हमने कितना माना था, हमने माना था उसके पास x रुपये है, इसने कितना खो दिया, 1/8 x का। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, x/8 पैसा उसने खो दिया। तो बचा कितना, x माइनस x/8 कितना हो गया, 7x/8 हो गया। अब 7x/8 में से 70% उसने क्या किया, अपने खर्च किए, ये 70% ऑफ द रिमाइंडर उसने खर्च किया। तो उसके पास बचा कितना परसेंट, 30%। और ये 30% कितने अमाउंट है, 210 रुपये है। तो उसके पास खाली वो रिमाइंडर में कितना, 30% उसका बचा उसका। तो हमने क्या किया, ये इसका 7x/8 का 30% इज इक्वल टू कितना लिखा, 210, क्योंकि वो बोल के रखा है क्वेश्चन में। इससे हमने x के लिए सॉल्व किया, कितना आ गया, 800 आ गया। समझ आ गया। अब आपके पास ये तरीका है, कंसेप्ट है करने के लिए। ट्रिक बताता हूँ आपका, वो एक अच्छा सा ट्रिक, बाइट ट्रिक्स। His initial money ठीक क्या है आपका, इसका फॉर्मूला होता है, जितना आपका रिमाइंडर जो बची हुई है, इसका मान लो L मान लो, L इंटू 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस R1 इंटू 100
माइनस R2। R1 R2 क्या है जो बोल के रखा क्वेश्चन में, क्या बोला है? R1 कितना होगा 12.5%, R2 कितना होगा 70%, और कितना शेष था L कितना होगा 210, आपका L हो जाएगा। अप्लाई करो, बोलो कितना आता है इसमें। यहाँ ऊपर कर देता हूँ। L कितनी है? L आपका 210 रुपये है जो बचा हुआ था, इंटू 100 बाई 100 माइनस कितना 12.5 कितना हो जाएगा 100 माइनस 12.5 इंटू 100 माइनस 70% बोला है 70, तो कितना हो जाएगा बोलो, सॉल्व करो इसको, बताओ कितना आया। इजिकल टू 210 इंटू 100 इंटू 100 बाई 87.5 इंटू 100 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा, काटो, 0 हो गया, काटो, 70 हो गया, इजिकल टू कितना आएगा रुपीज, कितना आ गया आपको बोलो, कितना आया? ये ट्रिक आपका बहुत हेल्प करता है। अगर आप थोड़ा सा इसको याद कर लोगे ट्रिक को, आपका टाइम बहुत सेव करता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत मायने रखता है, और इससे आपका काफ़ी क्वेश्चन बच जाती है। बाकी दूसरे क्वेश्चन कर दूसरे मतलब अगर आप इसको जल्दी कर लेते हो तो कई क्वेश्चन के लिए आपके पास समय बच जाता है। समझ आ गया ना? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हाँ बोलो। 26.66 आंसर आया। कितना? 26.66। कैसे कर रहे हो? मैंने बोला इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 700 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 87.5। अब एक काम करो, डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे 0.0 कर दो, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, इजिकल टू 700 इंटू 1000 बाई 875, कितना है देखो, काट के 5 से काट दो, पहले 5 से काटो, 800 आया कि नहीं आया? हाँ सर, सॉरी, वो मैंने वो भी इंटू कर दिया था उसमें। क्यों कर दिया? बता रहा था ना। बाकी सबका आ गया? यस सर। तो ये आप याद रखना, इससे आपको बहुत हेल्प होगा, टाइम बहुत सेव हो जाएगा, और आप श्योर करके क्वेश्चंस करके आओगे। थोड़ी थोड़ी समय लगता है थोड़ा सा पहले करने के लिए, उसके बाद आपको बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्या बोला है इसमें, कितने आसान क्वेश्चन है। 3.5% ऑफ इनकम इज टेकन एज टैक्स। क्वेश्चन पढ़ो, देखो कितना होगा। 3.5% of income is taken as tax and 12.5% of the remaining is saved. This leaves 4,053 to spend. What is the income? क्वेश्चन का खाली वर्ड अलग होती है, खाली इसको समझने पड़ते हैं कि जो क्वेश्चन है वो कैसे आपको पूछा गया है। क्या बोला है,
3%, 3.5% ऑफ इनकम इज टेकन एज टैक्स। किसी इनकम का 3.5% क्या हुआ, टैक्स को तरह लिया गया। एंड 12.5% ऑफ द रिमेनिंग इज सेव्ड। जो बचा उसका 12.5% क्या हुआ, आपका सेव हो गया। दो आपको परसेंटेज देकर रखा है। दिस लीव्स ₹4053। ये आपको कितना, आपका 4053 रुपये खर्च करने को मिला। तो व्हाट इज द इनकम, जो अभी बताया आपको उसी को अप्लाई करो। इनकम अब आप समझ गए हो, जैसे हमने आपको सिखाया था उतना लंबा वैसे ही करोगे पूरा, तो आपका कम से कम 10-12-15 मिनट लग जाएगा। और अगर ट्रिक अप्लाई करते हो तो इनकम इज इक्वल टू क्या बोला था, L इंटू आर स्क्वायर। तो L मतलब जो आपका लीव करता है, जो रिमेनिंग है, तो L इंटू आर स्क्वायर, L इंटू 100 स्क्वायर। तो L इंटू 100 मतलब L कितना होगा आपका 4053 इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, क्या बोला था हमने ट्रिक में, हमने क्या लिखा था, देखो 100 माइनस R1, 100 माइनस R2। इसको अप्लाई कर देते हैं। 100 माइनस 12.5 इंटू 100 माइनस 3.5। बताओ कितना आया, बताओ। इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 4053 इंटू 100 इंटू 100 87.5 जो पहला आया था इंटू 96.5। अब बताओ इसका वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आ गई ₹4800। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इससे आप, ये आपका ट्रिक से आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो होप कि आप लोगों को ट्रिक क्लियर हो गया और कैसे करनी है, और भी हम ट्रिक बताएंगे आगे। इसका मोटा मोटी स्ट्रक्चर आपको समझा दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप कैसे अप्लाई करोगे। अगर डिटेल मेथड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और अगर ट्रिक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। दोनों बता दिया आपको। सबको क्लियर हो गया। चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ ये सब आपको पूछा गया क्वेश्चन है। सर इसका आंसर क्या है, 4800। किसका, जो अभी सवाल करवाया सर उसका 4800। हाँ जी, आपको कितना आया, यही आया सर। आया आंसर, समझ आ गया। हाँ तो एग्जाम में कैसे करना चाहोगे, ट्रिक से करना चाहोगे कि अभी जो इस तरह से करना चाहोगे जब ने अभी किया इसमें बोर्ड में किया। सर ट्रिक से। देखो बोर्ड में आया वही आंसर, कितनी लंबी है ना। ऐसा करने जाओगे तो माइनस करोगे, इंटू करोगे, परसेंटेज निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, कितनी बड़ी होती है। सर सवाल तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप जब सवाल बताते तो उसको कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में आप सवाल बताते तो वो ये समझ में नहीं आता कौन सी ट्रिक से करना है। अभी तो ट्रिक बता रहा हूँ ना बच्चा, अभी तो तुम इसको कलेक्ट करो ट्रिक को। इसके बाद हम क्वेश्चन जब करते जाएंगे, करते 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 आ जाएगा। अभी तो लिखवा रहा हो ना, अभी तो कल ही शुरू हुई है ट्रिक लिखाना। इसके पहले हम कहाँ हमने ट्रिक लिखाया था आपको। सारा ट्रिक को आप लिखते रहो, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करते करते इतना प्रैक्टिस कराऊंगा ना, सब पता एकदम फिंगरप्रिंट पे आ जाएगा। इतने प्रैक्टिस कराऊंगा। तुम्हें क्या लगता है अभी बहुत लंबी लंबी क्लास चलने वाली है, और बहुत अच्छे से मतलब पूरा पेपर्स करते जाएंगे, करते करते जो क्वेश्चन पूछे गए अब तक पिछले 5-6 साल में, बहुत अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगी। खाली अभी लिखवा दिया कि ताकि तो फैमिलियर हो जाए, जब अप्लाई करेंगे तो मेरे लिए नया ना हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जो हमें परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹178 at the loss of 11%, what would be the best selling price
इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। किसी आर्टिकल को अगर 178 रुपये में सेल किया जाए तो उससे क्या होती है, 11% का आपका घाटा होता है, लॉस होता है। तो आप ये बताओ कितने रुपए में से सेल किया जाए कि 11% घाटे के जगह पर 11% फायदा हो जाए। बोलो क्वेश्चन नंबर 8 कितना है आंसर बताओ, कैसे करेंगे? कितना है आंसर बोलो। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसा कोई है जिनको आपने अभी करवाई उसी ट्रिक से करना है। आप कैसे भी बोलो करो, बस करके बताओ आंसर कितना है। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगर किसी आर्टिकल को, किसी सामान को 178 रुपये में सेल करने पे 11% लॉस होता है तो बताओ उसे कितने रुपए में सेल किया जाए कि 11% के प्रॉफिट हो जाए। डिटेल मेथड क्या होगा? मान लो आप इसको आर्टिकल का अगर आप 100 रुपये में खरीदते हो और 11% आप लॉस में अगर बेचते हो तो 100 का 11% निकाल लो, 11 हो जाएगा। कितने में सेल करोगे? 100 माइनस 11, 89 में सेल करोगे। तो उसके बाद आप निकाल लो कि अगर जब आपका लॉस, आपका सेलिंग प्राइस जब आपका 89 है तो उसका ऐसा करके निकाल लो। 1 के लिए कितना होगा, 89 के लिए इतने हैं, 1 के लिए इतने हैं और 178 के लिए इतने हैं। उसके बाद उसका आपका एक्चुअल प्राइस निकल जाएगा, फिर उसका प्रॉफिट निकाल लो 11%, उसका ऐड कर दो, फिर उसका आपका क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ये तो हम कर ही चुके थे पहले वर्ड प्रॉब्लम में। ट्रिक बताता हूँ इसको, ट्रिक कैसे करेंगे, ट्रिक से करना चाहेंगे। ट्रिक क्या है आपका, जो अमाउंट है, जो सेलिंग प्राइस है, कितने में सेल कर रहा है, 178 में, तो S इंटू जितने में उसने जो उसको गेन करना है, कितने गेन करना है, 11%, S इंटू 100 प्लस 11 बाई 100 माइनस 11 कितना है बताओ। S मतलब क्या हो गया, S मतलब 178 इज इक्वल टू क्या होगा, 178 इंटू 111 बाई 89 दूजा कितना होगा, दूजा कितना होती है बोलो, 89 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, एटी 89 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 170 2 आ गया। 178 अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई, 111 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, दो सौ 22। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए सर। ऑप्शन सी करेक्ट मिल गया। ये बताओ ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कितनी आसान हुआ ना। जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमें सब कुछ आता जाएगा। कंसेप्ट तो आपको समझा दिया सारा कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन जब पूछे गए हैं, ये सब POIQ है, देखो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन नहीं, आया हुआ क्वेश्चन था। तो कितना होगा आंसर इसका, 222। कैसे किया हमने, आपने इसको ट्रिक अप्लाई करके कर दिया। और जो इससे पहले ट्रिक बताई थी उससे नहीं बता चाहिए, इसमें क्या बोला है, इसमें वाले उसमें क्या कंडीशन होता है, इसमें पहले वाले जो बताया था उसमें आपका प्राइस कहाँ दिया हुआ था, प्राइस नहीं दिया था ना, सेलिंग प्राइस नहीं दिया था ना, आपको प्राइस बतानी है ना। पहले जो बताया था उसमें आपका खाली अमाउंट दिया था, तो 100 इसमें हमने वही किया, हमने 100 प्लस R1 बाई 100 माइनस R1, क्योंकि इसमें कितना दिया है, आपका अमाउंट देकर रखा है ऑलरेडी। तो
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करो। क्या बोला है? When an error of 1% is made in the length में अगर 1% का एरर आती है, when an error of 1% is made in the length and breadth of a rectangle, the percentage error and area, मतलब लेंथ में भी आपका 1% का एरर आ गई और ब्रेथ में भी कितना हो गया आपका 1% का एरर आ गई, तो लगभग परसेंट कितने होंगे? 0%। टोटल एरर, एरिया में कितने परसेंट एरर आएगा एरिया निकालने पे? 0%, 1%, 2%, 4%। कितना है आंसर? बोलो बोलो। एक ऐसा फॉर्मूला 1% सर। कितना? 1%। आपको 1% आया। चलो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जो मैक्सिमम क्वेश्चन में लग जाती है, ऑलमोस्ट। उसका बेसिक एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी फॉर्मूला का वेरिएशन हो जाता है। ट्रिक होती है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। इसमें अगर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होंगे तो प्रॉफिट को प्लस में लेंगे और लॉस को माइनस में लेंगे। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात आएगी तो जो इंक्रीज करेगा उसको प्लस में लेंगे और जो डिक्रीज करेगा उसको माइनस में लेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आपका बेसिक आपका जो है ट्रिक यही होता है। इसमें क्या बोला है, और इसी का हम एक क्वेश्चन और कर रहे थे कुछ दिन पहले, जिसमें हमने आपको बताया था आपको कि x²/100 कर दो। ये हमने एक क्वेश्चन था ना, 10% प्रॉफिट में खरीद के 10% लॉस में आपका सेल कर दिया गया, बताया था ना क्वेश्चन। यस सर। तो हमने क्या किया था, हमने आपको बोला था डायरेक्टली कि x²/100 कर दो, हमेशा इससे लॉस ही होती है। होता कैसे है, इसी में अप्लाई करो। एक में मान लो एक्स में क्या है आपका, x% लॉस में खरीद के x% प्रॉफिट में अगर कोई सेल करता है तो x माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स बाई 100 ये आएगा। ये तो कट ही जाएगा, तो क्या होगा -x²/100। ये ट्रिक आ गया आपका। अब अगर उसमें 10 था तो माइनस क्या, 10²/100 क्या हो गया आपका, इसमें कितना आ गया आंसर आपका? 10²/100 करोगे तो लगभग के पूरा 1% आ गया था। अब इस क्वेश्चन में अगर अप्लाई करेंगे, अभी जो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें अप्लाई करेंगे इस ट्रिक को, तो क्या बताया गया है कि दोनों में क्या है आपका एरर आया, कितना है? 1% लेंथ में, 1% आपका ब्रेथ में, तो पूरे एरिया में कितना आएगा? तो चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, दोनों का साइन सेम ही रहेगा। तो x इजिकल टू क्या है इसमें, x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू भी कितने हैं, 1 है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1/100, 1 इंटू 1/100 इजिकल टू 2 प्लस 1/100 इजिकल टू 2 प्लस 0.01 इजिकल अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा आपका 2.01, जिसको हम लगभग 570 के 2%। अब बताओ कौन सा करेक्ट होंगे, बताओ A, B, C या D? 2% C। अगला क्वेश्चन देखो, सेम पैटर्न का। हाँ बोलो। इसका आंसर क्या आया था एक बार स्लाइड? x प्लस वाई प्लस x/100। ओके सर, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या 2 हो गया, प्लस 1/100। 1/100 कितना होगा 0.01, तो 2.01 जो अप्रोक्सीमेटली कितनी है 2% के आपका पास है। जी सर, ट्राई तो कर रहे हैं। आसान लग रहा है, कठिन लग रहा है क्या? कुछ बताओ, कोई अगर असिस्ट करनी है समझने में, कोई बहुत इजी लग रहा है या कुछ आपको नया समझना है तो बताओ। ये ट्रिक आपको बहुत हेल्पफुल है, बहुत जगह पे होता है।
मिस्टेक कहाँ हो जाती है पता है, जैसे आपने तो सर 2 प्लस 0.01 ऐड कर दिया, और हम जैसे करेंगे तो हम करेंगे 2 को, और जो आप जैसा करोगे वैसा भी आंसर सही यहाँ भी- आएगा। हमने आपको आप जो करोगे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। आप क्या करोगे, जैसे 1 + 1 + 1/100, तो आप बोलोगे शायद 1 + 1 2 हो जाएगा, आएगा वही आंसर 2 + 1/100। चलो एलसीएम ले लोगे आप, तो कितना होगा, एलसीएम लोगे तो 200 हो जाएगा। 200 + 1/100 = 200 1/100। डेसिमल लगाओ कितना, 2.01। आया कि नहीं वही चीज, सेम ही ना आया। जी सर। तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको लंबे करने पड़ेंगे। बाकी मैं जैसा कर, मुझे पता है कि मैं जैसा कर रहा हूँ उतने स्पीड आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन करते करते आ जाएगा। अभी तो आप शुरू कर रहे हो ना। मैं रोज 7 to 8 आवर्स में पढ़ा ही रहा हूँ डेली, सालों से। तो मेरे को तो पूरा खाली क्वेश्चन बोलोगे तो मेरा अंतिम लाइन मेरे माइंड पे पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है कि इसके कहाँ पे क्या आएगा। लेकिन आप भी करते करते आ जाएगा आपको भी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन एंड क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दिसंबर में आपका ये आप पूछा गया था, उसके ठीक अगले साल देखो क्वेश्चन पूछा गया है सेम पैटर्न में। व्हेन द एरर of 1% is made in the length of a square, then the percentage error in the of the square area of the square। तो स्क्वायर में क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। रेक्टेंगल में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर एक साइड में अगर 1% है, लेंथ पे अगर 1% है, तो ब्रेथ में भी कितना होगा, 1% ही होंगे। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अगर किसी स्क्वायर के अगर साइड में अगर 1% का एरर आती है, एरर मतलब क्या हुआ कि अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को 1% उसमें उससे कम मेजर कर लिया, यही आपका एरर है, या ज़्यादा मेजर कर लिया। अब देखो इस ट्रिक को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कितना आंसर बताइए इसका। इसमें भी 2 ही आएगा शायद। हाँ, वेरी गुड। अब देखो इसी फॉर्मूले को अगर हम मॉडिफाई कर देते हैं, हमने क्या बोला, फॉर रेक्टेंगल, फॉर रेक्टेंगल क्या था आपका, x + y + xy/100। और इसका अगर स्क्वायर बोल देंगे तो बोलो क्या लिखेंगे, फॉर स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या होगा आपका, एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे ना। स्क्वायर ऐसा डायग्राम होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, ऐसे होते स्क्वायर। लेंथ और ब्रेथ दोनों आपका इक्वल होगा। कुछ हद तक ऐसा है, दिखा देता हूँ बना के। ऐसे इसका लेंथ और ब्रेथ क्या आएगा आपका, दोनों इक्वल होंगे। तो कितना हो जाएगा, x + x + x × x/100, क्योंकि x और y दोनों इक्वल है। तो 2x + x²/100। देखो देखने में अलग लग रहा है, लेकिन अलग है क्या, अलग तो नहीं है इसमें। अब इसका वैल्यू कितना दे के रखा है, 1 देकर रखा है, 1%। तो क्या होगा, 2 × 1 + 1 का स्क्वायर/100 = 2 + 1/100 = 2 + 1/100 को लिखेंगे 2 + 0.01 = 2.01। जो आपका सिमेट्री क्या का मोस्ट अप्रोप्रिएट 2 हो जाएगा। अगर आप एक्स वाई से नहीं करते हो, मतलब 2x से नहीं करते हो मान लो, तो उससे भी करोगे एक ही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, x = y हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में क्या होती है, लेंथ में और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। तो x + y + xy/100 = 1 + 1 = इसमें 1 बोला है, +1 × 1/100। तो भी कितना हो जाएगा, 2 + 1/100 = 2.01।
तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा आपका 2% हो जाएगा। अब यही किसी और पेपर में, अगर आपके पेपर में बोले सर्कल के लिए बोल दें, किसी सर्कल के रेडियस में अगर हम मान लो 2% के इंक्रीमेंट कर देते हैं तो बताओ इसके एरिया कितने % होंगे। तो सर्कल में क्या होती है, रेडियस अब इक्वली होती है, हर जगह पे रेडियस बदलता कहीं भी नहीं है, सब जगह एक ही सर्कल में रेडियस क्या होती है, सेम रहती है। तो रेडियस आप जब अगर मिला दोगे इसको, तो चाहे आप ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, कहीं भी लोगे रेडियस क्या होती है आपका, सेम होती है, चेंज नहीं होता कहीं भी सर्कल में। तो अगर आप इसको अप्लाई, जो x का जो वैल्यू आएगा x भी आपका r हो जाएगा, रेडियस मतलब r मान लो, कितने हैं r। तो आपने क्या लिखा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो क्या लिख दो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू रेडियस के लिए r लिख दो। तो r प्लस r इंटू आर बाई 100 इज इक्वल टू 2r प्लस r स्क्वायर बाई 100। देखने में अलग अलग फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन क्या अलग है, अलग नहीं है। अगर कहीं सर्कल के लिए पूछा जाता है तो बोलो कितना आसान नहीं है, कितना आसान है, इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि मैथ से आसान कुछ हो नहीं सकता दुनिया में। सर एक बार फिर समझा दो, मैं गलती से लेफ्ट हो गई थी। क्या हो गया था, मैं लेफ्ट हो गई थी गलती से, एक बार फिर देखती। मैंने बोला कि अगर सर्कल के लिए इस बात को बोलेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होती है ना, तो सर्कल का रेडियस हर जगह इक्वल होती है। तो जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा, उसको r मान लेते हैं। तो x प्लस वाई मतलब क्या होगा, r प्लस r हो जाएगा। तो r प्लस r प्लस r इंटू आर बाई 100, तो r प्लस r कितना होगा, 2r हो जाएगा। 2r प्लस r स्क्वायर बाई 100। अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको लिख लो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, लेकिन इसी को फॉर्म चेंज हो करके अगर सर्कल आता है तो क्या हो जाएगा, 2r बाई 2r प्लस r स्क्वायर बाई 100। और अगर ये स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के लिए क्या होती है, x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। और रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब देखो यही क्वेश्चन, देखो पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करोगे, 23। कब आया था, देखो आया था ना, जून में आया था, लेकिन इस जून में नहीं, पहले। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 50%। किसी सर्कल का रेडियस जो है वो कितने इंक्रीज कर गया, 50%। देन पेरीमीटर ऑफ द सर्कल विल इंक्रीज बाई, तो पेरीमीटर कितना इंक्रीज करेगा, बताओ, बोलो कितना करेगा। किसी सर्कल का रेडियस जो है वो कितना होगा, आपका रेडियस 50% का 50% इसमें इंक्रीमेंट हो गया, 50% आधा इसका रेडियस बढ़ गया। तो आपको बतानी है कि उसका पेरीमीटर जो है वो कितने % आपका इंक्रीज करेगा। तो याद रखना, कंडीशन ये होती है, अगर एरिया होता तो जो हमने फॉर्मूला बताया वो होगी, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है। लेकिन अगर रेडियस अगर आप लेते हो तो रेडियस अगर फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर के लिए, c इज इक्वल टू होता है 2πr। पेरीमीटर अगर सर्कमफेरेंस कहते हैं इसको, सर्कमफेरेंस c इज इक्वल टू क्या, 2πr होती है। तो 2π क्या कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं c क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू r होगा, यानी रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, सर्कमफेरेंस भी बढ़ेगा। तो रेडियस घटेगा तो क्या होगा, सर्कमफेरेंस भी घटेगा, क्योंकि r के पावर में 1 ही है। तो जिस रेट से रेडियस चेंज होगा उसी रेट से क्या होगा, सर्कमफेरेंस भी चेंज होगा। क्या बोला है, सर्कमफेरेंस कितने % चेंज हुआ आपका, रेडियस कितने % चेंज हुआ आपका, 50%। तो सर्कमफेरेंस में कितना होगा, 50% चेंज होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, कि दोनों क्या होती है आपका प्रोपोर्शनल टू है।
अब इसको मैं आपको मैं ये आपका थियरम मतलब आपका एक मतलब ट्रिक बता दिया कि अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप 50% करना है इसको। अगर आप इसको डिटेल जानना चाहो कि 50% अगर हम सॉल्व करना चाहें पूरा, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे आता है। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया एग्ज़ाम में करने के लिए। लेकिन अगर आप पूरा जानना चाहो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आता है तो मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 23 था शायद, हाँ 23 था। पेरीमीटर जो होती है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मान लो P मान लो, फॉर्मूला होते हैं 2πr, याद रखते हैं इसको अगर नहीं पता तो। when radius r increased by कितने परसेंट, 50%, तो नया रेडियस क्या मान लो r डैश है, न्यू रेडियस सपोज करो r डैश है, इजिकल टू क्या होगा r जो पहले था प्लस क्या होगा 50% ऑफ r, यानी कि r डैश इजिकल टू r प्लस 50% ऑफ r इजिकल टू r प्लस 50 इंटू 1 इंटू r बाई 100, काटेंगे 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इजिकल टू r प्लस r बाई 2 इजिकल टू 3 बाई 2r। ये आपका क्या निकला, आपका नया रेडियस निकल गया, क्योंकि आपने आधा आपने मतलब 50% क्या किया आपने इसमें इंक्रीज कर दिया, तो 3 बाई 2r, ये आपका r डैश निकल गया। सर 3 कहाँ से आ गया? r प्लस r बाई 2 ऐड करो कितना आएगा, एलसीएम लो कितना आएगा, r प्लस r बाई 2 एलसीएम होगा, नीचे 1 हो जाएगा, ये 2r प्लस r हो जाएगा। ओके सर, 2r प्लस r कितना होता है, ठीक है। वैसे भी 1 में अगर आधा जोड़ोगे तो क्या होगा, 3 बाई 2 तो होती है, 3 बाई 2 बार। अब क्या होगा आपका, ये आपका कितना हो गया आपका नई रेडियस कितना होगा आपका, पेरीमीटर हम देखेंगे तो 3 बाई 2r। सो न्यू पेरीमीटर, न्यू पेरीमीटर मान लो P डैश है, P डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r डैश इजिकल टू 2 पाई इंटू r डैश का वैल्यू कितना था आपका 3 बाई 2r, 2 कैंसिल आउट इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 3 पाई r, ये आपको हो जाएगा P डैश इजिकल टू न्यू पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इंक्रीज कितना किया, इंक्रीज पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, जितना पेरीमीटर आपको इंक्रीज किया उसके वैल्यू कितना हो जाएगा इजिकल टू तो क्या हो जाएगा 3 पाई r माइनस 2 पाई r इसके लिए कितना होगा पाई r। तो परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीमेंट
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर बाई 2 पाई आर इंटू 100%। काटोगे कट जाएगा 2 और ये 50 इज इक्वल टू 50%। इतना लंबा करने पे आपको ये आंसर मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला क्या था आपका, ट्रिक से कितना आ गया आपका 50% ऐसे आ गया। समझ आया कितना आसान था। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं होता हमें लंबे से करने पड़ते हैं, इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। चलो हमने आज PYQ के कुछ क्वेश्चन देखे हमने कि परसेंटेज में हमें कैसे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें करने पड़ते हैं। अब आपके पास आज हम उपनिषद का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आप बताओ ध्यान बिंदु नाद बिंदु में कौन सा रेडी है आपका? दोनों सर मैंने नोट कोई सी नहीं बनाया, ऐसे बता सकती हूँ बाकी। बताओ। कौन सा बताओगी, ध्यान बिंदु या नाद बिंदु? दोनों डिस्क्राइब कर देती हूँ, एक मिनट। इसमें बैराज परिणाम का स्वरूप, फिर से बैराज विद्या। फिर से बोलो कौन सा कर दिया, नाद बिंदु उपनिषद? यस सर। हाँ फिर से, हाँ करो बोलो। नाद बिंदु उपनिषद, इसका परिचय। नाद बिंदु उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है। इसमें 56 मंत्र है। इसमें बैराज परिणव का स्वरूप, बैराज विद्या का फल, परिणव की प्रमुख 4 मात्राओं का स्वरूप, व्यष्टि और समष्टि के भेद से परिणव की 12 मात्राओं का भेद एवं कथन और उपासकों का उस मंत्र के काल के उपक्रम का फल, निवेश ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप और उसी ज्ञान का फल बताया गया है। तो तत्पुरांत ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म के भाव और अभाव का विचार किया गया है। इसमें तुरीया की प्राप्ति के लिए नाद अनुसंधान नामक उपाय का निर्देश किया गया है। नाद का मन के नियमन का समर्थन भी बताया गया है। अंत में उपाय नाद का स्वरूप बतलाकर नाद ऋण योगी के लिए विधेय मुक्ति के लाभ बताए हैं। ठीक है। इसमें हंस को माना गया है। उसमें हंस के अंगों और उपांगों का वर्णन किया गया है। ओमकार हंस का स्वरूप बताया गया है। ओमकार की 4 मात्राएं बताई गई हैं, जिसमें आ, ऊ, मा और प्रष्ट। आकार मतलब दक्षिण भाव, दक्षिण पक्ष, और उकार मतलब उत्तर पक्ष, बायां पंख। मकार मतलब पृष्ठ या पूछ, और चंद्र बिंदु यानी मस्तिष्क। उसके हंस के पूरे शरीर को तत्व कहा गया है। इसमें हंस के दोनों पैर, दाएं पैर को रजोगुण तथा बाएं पैर को तमोगुण कहा गया है। इसमें तत्व को, उसके शरीर को सत्वगुण कहा गया है। उसकी दोनों आंखों को, दाएं नेत्र को दक्षिण नेत्र एवं बाएं नेत्र को अधम कहा गया है। इसमें भूलोक का वर्णन है, जिसमें हंस के दोनों पैर, भूलोक यानी पृथ्वी, शरीर के दोनों, हंस के दोनों घुटने भवलोक यानी अंतरिक्ष, पृथ्वी, शरीर के दोनों कटी यानी कमल स्वरलोक, और हंस की नाभि को महालोक बताया गया है। हंस के शरीर का हृदय जनलोक बताया गया है। हंस के शरीर का कंठ सब बताया गया, एवं हंस के शरीर को भूमध्य सत्यलोक बताया गया है। इसमें बैराज परिणाम भी कहते हैं। उसका स्वरूप 4 मात्राओं का वर्णन बताया गया है। इसमें सत्यलोक के ऊपर सहस्त्र लोक है, जिसमें 1000 मात्राएं हैं। ओके, आप इसको ऐसे बोलोगे, ओंकार के जो आपने जो बोला है बिल्कुल आपने काफी अच्छा आपने कोशिश किया। इसको जो आपने जब आपका एग्जाम के लिए बोलोगे, आपने जैसे आपने उसको समराइज किया, वैसे समराइज करते हुए इस उपनिषद में ओंकार को हंस माना गया है
तथा ओम के विभिन्न उपांगों का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। अंश विद्या में आकार, आप कहोगे कि प्रणव का जो रूप है वो अगर आकार है तो शरीर में जो प्रतीक होती है हंस के रूप में, आकार क्या है, दाया पंख होती है दक्षिण पक्ष, उकार क्या होती है, बाया पंख होती है उत्तर पक्ष, मकार होती है पूछ, अर्ध मात्रा क्या होती है, शीर्ष भाग होती है, और आपका रजोगुण जो होती है, रजोगुण और तमोगुण क्या होती है, दोनों पैर होती है, सत्वगुण क्या होती है, शरीर होती है, धर्म क्या है, दाया आंख होती है, अधर्म क्या है, बाया आंख होती है, भूलोक यानी भू मतलब क्या, पृथ्वी लोक, ये दोनों पैर में क्या होती है, आपका प्रतिष्ठित होती है। आपका भूव लोक, भूव क्या होती है, अच्छा भू मतलब पृथ्वी और भूव मतलब अंतरिक्ष, तो भूव लोक यानी अंतरिक्ष लोक क्या होती है, जंघाओं में होती है। और स्व मतलब क्या, स्वर्ग लोक कहाँ होती है, कटी प्रदेश में होती है। किसके अनुसार, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार। महालोक कहाँ होती है, नाभि में होती है। जनलोक कहाँ होती है, हृदय में होती है, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार। फिर आपका तपोलोक कहाँ होती है, आपका कंठ में होती है। और सत्यलोक कहाँ होती है, आपका ललाट या ललाट और ललाट एवं भूमध्य में होती है सत्यलोक। इन लोकों के बारे में आप इसको बताओगे कि प्रणव का जो रूप होती है वो शरीर में प्रत्येक जो हंस रूप होती है कहाँ पे होती है, किस जगह पे। आप सोहम भी जब करते हो ना, उसके आपको रूप में बताया गया इसमें नाद बिंदु उपनिषद में। ये इसमें नाद बिंदु उपनिषद में भी सोहम का जप है। सोहम के बारे में आप इसको बहुत आपको मिलेंगे, आप पूरा पढ़ना देखना पूरा उपनिषद को, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि सोहम को किस तरह से उन्होंने समझाया, कैसे बताया गया है इसमें। कि इसके बाद आपका हंस रूपी ओंकार पर स्थित होकर के कर्मों के अनुष्ठान एवं ध्यान में रत होकर के जो हंस योगी ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन और चिंतन करता हुआ, क्या बोला गया इसमें, करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष यानी मुक्ति को प्राप्त करता है। ये आप मेंशन करोगे, करोड़ों पापों से मुक्ति होकर के। जबकि ध्यान बिंदु में हमने क्या देखा था, हमने पहाड़ जैसा पाप भी होता हो तो भी क्या होती थी, ध्यान बिंदु से ध्यान से क्या होती है, वो नष्ट हो जाती थी, ऐसा बताया गया था। और नाद बिंदु में क्या बताया गया है, कि अगर करोड़ों पापों से भी होती है किसी मनुष्य के अंदर, तो उससे भी वो निवृत्ति हो जाते हैं। इसके बाद बोलोगे ओंकार के अंगों का वर्णन, आकार, मकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। जब आकार बोलोगे, आकार क्या है, प्रथम मात्रा, और क्या होगा इसमें, ये इसको कहते हैं आग्नेय कहते हैं। उकार क्या होती है, द्वितीय मात्रा, क्या बोलते हैं, वायव्य कहते हैं। वायु। मकार क्या होती है, तृतीय मात्रा, क्या होती है, सूर्य मंडल होती है। और अर्ध मात्रा क्या होती है, आपका चतुर्थ मात्रा, मतलब इसमें ये वरुणी होती है। ओंकार यानी प्रणव की 12 मात्रा है, और उनके 7 प्राणों के जो आपका प्राणों का जो विनियोग, मतलब इन मात्राओं में अगर प्राण निकल जाती है, किसी का मृत्यु होती है, तब क्या फल होता है। ओंकार को जप करते करते जो 12 मात्रा होती है, 12 मात्रा में से अगर किस मात्रा में अगर किसी का प्राण निकल जाए तो अगले जन्म में वो क्या होंगे, घोषिनी मात्रा। अगर घोषिनी होती है, जो पहला होती है वो घोषिनी, उसमें क्या होती है, अगर घोषिनी मतलब प्रथम मात्रा यानी घोषिनी में अगर प्राण निकलती है तो भारतवर्ष में आपका सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्मता है, यानी कि पूरे भारतवर्ष का क्या होती है, वो चक्रवर्ती राजा होते हैं। द्वितीय मात्रा जिसको क्या कहते हैं, इसको द्वितीय मात्रा को विद्युत मात्रा में क्या होती है, महान महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। तृतीय मात्रा क्या होती है, पतंगिनी होती है, क्या होती है, विद्याधर के रूप में जन्म लेता है। चतुर्थ मात्रा क्या होती है, वायु वेगिनी होती है, क्या होती है, इसमें गंधर्व रूप में जन्म लेता है। पंचम मात्रा क्या होती है, नामधेवा होती है, इसमें क्या होती है, इसमें आपका तुषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में रहता है। फिर छठे मात्रा में क्या होती है, आपका ऐन्द्री होती है। ऐन्द्री क्या होती है, देवराज इंद्र के लिए ऐन्द्री शब्द का बताया गया है। देवराज इंद्र के आपका उनके बराबर का पद, आपका सायुज्य पद की प्राप्ति होती है। सातवें क्या होती है, आपका वैष्णवी होती है, मतलब
भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। 8वां क्या होती है आपका शांकरी होती है, मतलब पशुपति भगवान के रुद्रलोक में उनकी समीपता की लाभ प्राप्ति होती है। 9वां क्या होती है महती होती है, महती मतलब महालोक की प्राप्ति होती है। और 10वें मात्रा में क्या होती है, अगर प्राण निकलती है तो धृति होती है। धृति मतलब क्या होती है जनलोक यानी ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है। और 11वीं मात्रा क्या होती है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाड़ी कहते हैं। नाड़ी में अगर आपको 11वीं मात्रा में अगर किसी का प्राण निकलती है तो तपोलोक की प्राप्ति होती है। और 12वीं मात्रा जिसको हम लोग ब्रह्मी कहते हैं, उस मात्रा में किसी के प्राण निकलते हैं तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक से परे निर्मल कल्याणकारी सदैव उदीयमान परब्रह्म तत्व है। ब्रह्मलोक से आपका परे क्या होती है निर्मल कल्याणकारी सदैव उदीयमान परब्रह्म तत्व है। धारणा ध्यान समाधि के द्वारा हम क्या करते हैं इनको जान पाते हैं। फिर क्या बताया गया था नादानुसंधान साधन बताया गया था। योगी को सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा धारण करके दाएं कान के भीतर उठते हुए नाद का सदैव क्या करना चाहिए श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को ढक देता है आवृत कर देता है। इस प्रकार दोनों पक्ष यानी कि दोनों पक्ष क्या होती है आकार और मकार को जीतकर पूर्ण ओंकार को क्या करते हैं आत्मसात करके तुरीयावस्था को प्राप्त होती है। तुरीयावस्था प्राप्त करते हैं और अभ्यास की जो आरंभिक अवस्था होती है आरंभिक अवस्था में ये महान नाद अनाहत शब्द सुनाई पड़ती है। इसके बाद अगर हम अभ्यास अधिक करते हैं तो इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आपका नाद जो होती है वो हमको सुनाई पड़ती है। नाद की अवस्था में क्या बताओगे आरंभिक अवस्था क्या होती है उसमें क्या क्या सुनाई पड़ती है समुद्र मेघ भेरी झरझर। और ये एग्जाम में पूछे गए थे कि आरंभिक अवस्था में क्या क्या आपको महसूस होती है क्या क्या सुनाई पड़ती है। तो आप बोलोगे क्या बोलोगे समुद्र मेघ और झरझर। मध्यावस्था में क्या होती है मृदंग घंटे और नगारे। और अंतिम अवस्था में क्या होती है किनगिनी वंशी वीणा भ्रमर गुंजन। भ्रमर का जो गुंजन वो होती है किंकिणी वंशी वीणा भ्रमर गुंजन। साधक का मन सबसे पहले क्या होती है जहाँ जहाँ भी नाद में लगता है वहाँ वहाँ मन को क्या करना चाहिए स्थिर करते हैं। और वहाँ स्थिर करने पे किसी भी नाद में लगता है जहाँ भी उनका मन लगता है वहाँ वहाँ मन को स्थिर करने से चित्त क्या होती है हमेशा स्वयं ही क्या होती है विलीन होने लगता है। ये नाद का जो विषय वासना को मिटा देता है। ये नाद मन रूपी हिरण को बांधने का क्या करती है जाल की तरह कार्य करता है। और जैसे हिरण अगर जाल में फंस जाए तो क्या होगा कहीं जा पाएगा नहीं जा पाएगा। उसी तरह से ब्रह्म रूप प्रणव में संलग्न हुआ नाद क्या होती है स्वयं ही प्रकाश स्वरूप आपका होता है। नाद के बारे में बताया गया है नाद बिंदु उपनिषद में। नाद दो प्रकार के बताया गया है एक होती है आपका घन नाद एक होती है आपका सूक्ष्म नाद। ठीक है घन नाद में क्या होती है अभेद्य ध्वनि होती है अभेद्य ध्वनि। और सूक्ष्म में क्या होती है अति मंद ध्वनि होती है। फिर क्या होती है आपका मनोलय की स्थिति जहाँ या कह सकते हैं कि मन वहाँ विलय होता है जहाँ परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है। मन कहाँ विलय होती है जहाँ परम पद भगवान विष्णु का परम पद है। मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्द का उच्चारण और श्रवण होता है। निशब्द यानी शब्द रहित होने पर मन परब्रह्म के परमात्मा तत्व यानी परमात्मा का अनुभव करने लगता है। नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। नाद के पूर्ण होने पर जब नाद पूर्ण हो जाती है तब क्या होता है नाद के पूर्ण होने पर भी मन भी क्या होती है अमन मतलब क्या कौन सी अवस्था शून्य अवस्था कहते हैं इसको। तो नाद भी
मन भी क्या होती है, शून्य अवस्था में आ जाती है। फिर आप क्या बोलोगे, नाद, ये शब्द नाद जो है, शब्द नाद के अक्षर ओंकार स्वरूप ब्रह्म क्या होती है, ब्रह्म में लीन, मतलब ब्रह्म में आपका लय हो जाती है। जब वो ब्रह्म में लय हो जाती है तो वह निशब्द यानी परम पद कहलाता है। ये बहुत बार पूछे गए हैं, परम पद किसे कहते हैं, नाद बिंदु उपनिषद का अनुसार। समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सर मनोलय अवस्था कौन सी होती है? इसी को हमने बताया ना कि जिस समय आपका नाद के बारे में क्या बताया गया है कि परमात्मा के जिस समय पूरा पूरा आपका अक्षर जो आपका जो ओम जो अक्षर है, शब्द नाद के अक्षर ओम, ये जब ब्रह्म में आपका लय हो जाता है, लीन हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको आपका परम पद कहलाता है। फिर आपको कुछ ये शून्य हो जाती है, शून्य तक की अवस्था, महान शून्य तक की अवस्था कहते हैं इसको आप जब मुक्त अवस्था जब योगी इससे मुक्त हो जाते हैं, सारे अपने सब चीज़ से शून्यता में आ जाते हैं, तो मुक्त अवस्था यानी मोक्ष की अवस्था कहते हैं उनको। जब ये आपका मन की अवस्था अमन, मतलब मन में रहता ही नहीं तो अमन हो गया, अमन अवस्था में परिवर्तित हो जाती हो, तब उस समय योगी का शरीर क्या होती है, एक लकड़ी की भांति चेष्टा रहित हो जाते हैं। अमन अवस्था में मन शीत उष्ण या सुख दुख, जिसको हम लोग भगवद गीता में बताया गया ना कि तुम स्थित प्रज्ञ बनो, मतलब जिसको सुख दुख या न्याय अन्याय या जय पराजय का कुछ भी दोनों में वो समान समझता है। तो कैसे किस स्थिति में होता है, जब अमन हो जाते हैं तो अमन होने पर मन शीत उष्ण सुख दुख इनका अनुभव करता ही नहीं है, उसको वो समझ ही नहीं पाता, उसको कोई फील ही नहीं आता। उस समय योगी जागृत और निद्रा की अवस्था से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप यानी आत्मस्थ में स्थित हो जाता है, और योगी उस स्थिति में, उस जगह पे योगी ब्रह्म में प्रणवनाद की तुरीय अवस्था, इसी को हम कहते हैं परम पद या परम आनंद कहते हैं, कि तुरीय अवस्था भी कहते हैं इसको, एग्जाम में अगर आ जाए तो तुरीय अवस्था में पूर्णतः क्या होती है, स्थित हो जाते हैं। ये आपका पूरा समरी है नाद बिंदु उपनिषद की। इस तरह से आप रेडी करोगे ताकि पूरी जितने भी मुख्य बातें हैं एग्जाम्स के लिए वो सारे आ जाए और एकदम टू द पॉइंट आ जाए, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कल हम आपको परसेंटेज में जितने चीज़ें नॉर्मली करना था वो हमने लगभग कर लिया। कल हम नया चैप्टर करेंगे, 4-5 चैप्टर मैथ्स से करनी है। इतना करने के बाद आपका फर्स्ट पेपर में जितने मैथ्स आते हैं वो आप कर लोगे। फिर हम डायरेक्टली पेपर में चले जाएंगे। पेपर मतलब जैसे 2020 का पेपर, 21 का पेपर, 22 का पेपर या 23 का पेपर जो अभी एग्जाम्स हुए हैं, उन पेपर को डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर, कंप्लीट पेपर पूरा एक मैराथन क्लास करेंगे। और उसमें फिर आपको एक आइडिया लगेगा जब हम पेपर को पूरा करेंगे, जैसे कि हमने इस बार भी एग्ज़ाम के पहले किया था, कि एग्जैक्टली आपको कैसे सोचनी है, किस क्वेश्चन को पहले करनी है, किसको बाद में करनी है, और किस क्वेश्चन में कितने टाइम लगती है, सारा चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमें 3-4 चैप्टर और करनी है मैथ की। एक तो हमने कर लिया परसेंटेज का, फिर हम अभी करेंगे, बताऊंगा। तो उसको करने के बाद थोड़ी सी आपका मैथ अच्छे से हो जाएगा, फैमिलियर हो जाओगे, क्योंकि परसेंटेज हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, और भी कुछ चैप्टर्स है, ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है फर्स्ट पेपर में के लिए, बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरत पड़ती है। तो इसको थोड़ा सा और करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली हम पेपर में आ जाएंगे कि पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। आप सबका तो सर मेरा 1 महीने बाद पेपर है सेट का, तो उसके लिए क्या था, सेट का पेपर है। कब है? अच्छा डेट तो नहीं आई है, सितंबर वो अगस्त में बता, जुलाई अगस्त में बता रहे 4 अगस्त का। अगर आपको नेट करते हो, नेट करने पे आपको वो तो हो ही जाएगा, कि उसका लेवल इससे काफ़ी कम होता है, नेट से काफ़ी लो लेवल होती है आपका बाकी एग्जाम्स के। अगर नेट के कर रहे हो तो सिलेबस का मतलब आपका स्ट्रक्चर लगभग सेम ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन का जो आपका लेवल नेट का सबसे हाई होता है। मिला के देखना, मैंने सब कुछ मिला के देखा है इसमें। इसका अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका हो ही जाएगा। तभी हम बोल रहे हैं कि पेपर्स करेंगे ना, तो पेपर करने से आपको तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे इसमें
इस बार हुआ था ना जून में, जून के पेपर हमने सॉल्व किया तो कितना हेल्प हुआ था ना, ऐसे आपको हेल्प हो जाएगी। आप सबको धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर कल के क्लास में। कल ऐसे संडे है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल क्लास करें, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ पूरा सिलेबस ख़त्म करें और हम रिवीजन को बहुत अच्छे से करें। तब कोशिश करेंगे कि कल संडे होने के बाद भी हम क्लास कर सकें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ सर, ज्यादा नहीं तो 1 घंटे की गए कुछ। हाँ, कर लेंगे कल क्लास। मैं कर लेंगे सर। थैंक यू। थैंक यू सर।